दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को बीजेपी देती है बढ़ावा। दरअसल यति ने कल दोस्तों फिर से एक बार भड़काऊ भाषण दे दिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें नोएडा सेक्टर की दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत के बाद भड़के अखिलेश यादव, बीजेपी को घेरा। जी हां, योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें योगी के मंदिर पर बचा बवाल, लोगों ने कहा ये मोदी से भी 2 कदम आगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर कांग्रेस के अध्यक्ष की लड़ाई दोस्तों गहलोत और शशि थरूर पर आई। जी हां, दोनों में से कोई एक चुना जा सकता है कांग्रेस का अध्यक्ष। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है भ्रष्टाचार। जी हां, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। 100 किलोमीटर लंबी दीवार, 100 मीटर लंबी दीवार दोस्तों गिर पड़ी, जिससे कई मजदूर घायल भी हुए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर योगी आदित्यनाथ का अतीक अहमद के करीबी नौकर अशरफ पर शिकंजा, बताएंगे आखिरकार कौन है ये जिनके ऊपर अब शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर तंज, बोले भारत में घृणा और हिंसा से भरा है भारत, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अलका लांबा ने स्मृति ईरानी को बताया सिंड्रेला डार्लिंग, तो भड़क गई बीजेपी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तन्वी सादिक का जम्मू कश्मीर से बड़ा हमला, बोले जम्मू कश्मीर में छुट्टियां नहीं मिलती इसलिए गृह मंत्री ने छुट्टियां घोषित कर दी, इसके बारे में बताएंगे कि वोटों की राजनीति करती है। वहीं पर गौरव बल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अमरिंदर सिंह की आत्मा मर चुकी कैप्टन अमरिंदर की, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें यति नरसिंहानंद के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, यति पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल एक बार फिर से भगवाधारी यति नरसिंहानंद ने दोस्तों इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें कही और मदरसे को उड़ाने की बात कर दी। दरअसल दोस्तों बीजेपी जो है इन जैसे लोगों को बढ़ावा देती है, वरना आप समझिए वसीम रिजवी जेल में पड़ा रहता है, लेकिन जो असल में जिसने वसीम रिजवी को बहकाया और जो असल में आए दिन इस तरीके के विवादित बयान देता है, उसको जेल से बाहर छोड़ रखा है। और मुझे तो शर्म आती है उस कोर्ट के उस जज पर जिसने यति नरसिंहानंद जैसे लोग इंसान को दोस्तों बेल दे रखी है, और वो भी ये कहकर के इनको सुधारने के लिए मौका दिया है। वाह भाई, मतलब यति नरसिंहानंद दोस्तों रोज एक गंदा बयान दे और कोर्ट के जज उसको इस तरीके से डिफेंड करते हैं। आपको बता दें कल यति नरसिंहानंद ने एक बयान दिया, उस बयान में यति नरसिंहानंद ने आपको बता दें एएमयू और मदरसों को बम से उड़ाने की बात कर दी। यति नरसिंहानंद ने कहा कि सब लोग जानते हैं कि इस्लाम कैसा है और इस्लाम में क्या क्या होता है, इसलिए यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से इस्लाम के ऊपर जहर उगलते हुए कहा कि एएमयू और मदरसों को बम से उड़ा देना चाहिए और इन सारे जो लोग इन मदरसों में इन लोगों को डिटेन कर डिटेंशन सेंटर भेज देना चाहिए। अब आप समझिए दोस्तों, ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को बीजेपी का खुला सपोर्ट मिला हुआ है। ये लोगों की हिम्मत इसीलिए होती है इस्लाम के बारे में बुरा बोलने की क्योंकि बीजेपी इन लोगों को बढ़ावा दे रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठा सकते, आप किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन यति नरसिंहानंद को दोस्तों कौन नहीं जानता। यति नरसिंहानंद जैसे लोग दोस्तों सड़क के गुंडे मवाली होते हैं जो कि आए दिन लड़ाई झगड़े और आए दिन जो है विवादित टिप्पणियां देते रहते हैं। आप देखिए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को बढ़ावा दिया, बीजेपी ने टी राजा को बढ़ावा दिया, और बीजेपी ही दोस्तों इन सारे, चाहे वो मां अन्नपूर्णा हो या यति नरसिंहानंद हो दोस्तों, या फिर वो और बजरंग दल के कार्यकर्ता जिनको बीजेपी ने खुली छूट दे रखी है कि जाओ लोगों को डराओ, किसी के भी धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलो, हम तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यति नरसिंहानंद के ऊपर ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी का हाथ नहीं होता तो अब तक वो जेल में पड़ा होता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यति नरसिंहानंद के ऊपर दोस्तों अब भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर यही बात किसी मंदिर के बारे में बोल दी गई होती या किसी पुजारी के बारे में दोस्तों तो फौरन बीजेपी का हिंदुत्व जाग उठता, लेकिन आज जिस तरीके से दोस्तों आज ये हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है यति नरसिंहानंद, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों नोएडा में 100 फीट, जी हाँ, लंबी दीवार गिरने, मीटर 100 लंबी दीवार गिरने से दोस्तों भड़क गए अखिलेश यादव, बोल दिया योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको तो पता ही है कि नोएडा में आए दिन दीवारें गिर रही हैं और रोड गिर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सो रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के ऊपर अब उंगलियां उठ गई हैं। आपको बता दें कल 100 मीटर लंबी दीवार गिर गई नोएडा में, जिसके कारण दोस्तों कई मजदूर घायल हो गए और 4 लोगों की जान भी चली गई इस दीवार में दबकर। अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि रोड मजबूत नहीं, दीवारें गिर रही हैं, फिर भी बाबा के नाम का मंदिर बनाया जा रहा है। आपको बता दें अखिलेश यहीं पर नहीं रुके, अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा ये तो उनसे भी 2 कदम आगे हैं। अब दोस्तों वो उनसे किसका कह रहा है, आप यही सोच रहे हो कि वो उनसे 2 कदम आगे, यानी कि उनसे किन से? मोदी सरकार से, यानी कि नरेंद्र मोदी से। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी तो सिर्फ अपनी आरती ही उतरवाया करते थे, लोग उनके कसीदे ही पढ़ा करते थे, लेकिन अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि ये तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले, यानी कि नरेंद्र मोदी से। दरअसल आपको बता दें पूरा मामला योगी के मंदिर को लेकर है। योगी आदित्यनाथ का एक इंसान ने मंदिर बनवा दिया, जिसके बाद वहां पर योगी की पूजा की जाती है। आपको बता दें योगी की पूजा करने के चक्कर में अखिलेश ने जमकर बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि ये तो उनसे भी 2 कदम आगे हैं, इन्होंने तो अपना मंदिर ही बनवा डाला और ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता है दोस्तों, आप समझिए। यानी कि भगवान और इंसान में अब कोई फर्क ही नहीं रहा दोस्तों, इंसानों के भी अब मंदिर बनने लगे। अखिलेश का बेसिकली तंज ये है। अखिलेश यहीं पर नहीं रुके, अखिलेश ने कहा कि नोएडा में अभी नोएडा सेक्टर में जो अभी हाईवे गिरा था उसका जवाब बीजेपी ने नहीं दिया। अभी जो दीवारें गिरी थी, जो झोपड़े में लोग मरे थे, उसका भी जवाब नहीं दिया। और अब एक और कांड हो गया दोस्तों, 100 फीट लंबी दीवार गिर गई, 100 मीटर लंबी दीवार गिर गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लीन हो चुका है, जहां पर दीवार, स्कूल, बेरोजगारी और खासकर को स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों में चले जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी खंडर हवेली में आ गए हैं, जहां पर ना पुताई है, ना बच्चों के लिए बैठने की सही से व्यवस्था। यही बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज वहां पर जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से बेजार हो गए, उनके लिए दोस्तों कोई सुविधा नहीं रखी गई है। मैं इसलिए ये सब कुछ बता रहा हूं कि अगर कभी आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां के स्कूल और अस्पतालों की हालत कितनी बद से बदतर हो चुकी है। सिर्फ यही बात नहीं है दोस्तों, अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों की जिनकी दीवार गिरने से मौत हुई है, सिर्फ ये कह देने से कि हमें बहुत अफसोस है, ऐसे कुछ नहीं होगा। आप समझिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ, जो लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ ने यह तक नहीं कहा कि मैं उनको मुआवजा दूंगा, जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके परिवार वालों को। लेकिन आप एक तरफ दिल्ली की सरकार को देखिए, कांग्रेस को देखिए, अगर किसी को भी कुछ हो जाता है तो ये लोग मुआवजा दे देते हैं कि हम मुआवजा देंगे। हालांकि दोस्तों इससे जान नहीं खरीदी जा सकती, ये बात फैक्ट है, लेकिन कम से कम दोस्तों उस परिवार की मदद जरूर की जा सकती है जिसके परिवार का कोई कमाने वाला व्यक्ति उस हादसे में मारा गया। और ये आप भी समझते हैं कि ये चीज दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश घृणा और तंज से हिंसा से भरा हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो गए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश पूरी तरीके से घृणा और हिंसा से भरा हुआ है, देश में आज सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश को भाईचारे और प्यार की जरूरत है, लेकिन देश इससे कई ज्यादा दूर हो चुका है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी की इस बातों को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात कही है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। आज देश की परिस्थितियां आप देखिए, गंगा जमुना तहजीब को नजरअंदाज कर देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, देश में भाईचारा खत्म किया जा रहा है, और इसको लेकर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि आज देश की परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, लेकिन इस पर सरकार का कोई भी नियम या कायदा दिखाई नहीं दे रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, केंद्र सरकार के ये रूल्स, ये नियम जो देश को बांटने के हैं, कभी मंदिर मस्जिद की राजनीति, कभी मदरसों की राजनीति, इस राजनीति से दोस्तों देश को तोड़ा जा रहा है। राहुल ने कहा कि हम देश को जोड़ने आए हैं, हम वो ही भाईचारा जो था हमारे देश में, जिस भाईचारे पर दोस्तों हमारा देश पहचाना जाता है,
वो फिर से लाएंगे। राहुल ने कहा कि ये एक छोटी सी मुहिम है। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस को मजबूत करना है। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये है कि देश को मजबूत करना है, देश की नींव को मजबूत करना है। आज जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, उनको सत्ता से बाहर करना है। जाहिर सी बात है दोस्तों, 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। 2024 में दोस्तों होगी सच्चाई और झूठ की जंग। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, जो लोग झूठ और बीजेपी के साथी हैं वो लोग तो बीजेपी को जिताना ही चाहेंगे, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने एक मुहिम शुरू की है। जाहिर सी बात है ये मुहिम दोस्तों बीजेपी का अंत तय कर देगी। जो बीजेपी को लगता है दोस्तों कि अब वो कभी सत्ता से बाहर नहीं जाएगी, उस बीजेपी को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है जनता आज असल मुद्दों पर बात करना चाह रही है। जो लोग कभी बेरोजगारी महंगाई पर बात किया करते थे, आज उनकी महंगाई और बेरोजगारी डार्लिंग बन चुकी है। और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बार बार मनमोहन सिंह साहब को याद दिलाया करते थे महंगाई, लेकिन आज जब खुद सत्ता में आ गए दोस्तों तो महंगाई को भूल गए हैं। क्या दोस्तों इस बात को झुठलाया जा सकता है कि आज जो महंगाई की परिस्थितियां हैं, आज जो महंगाई के जुमलेबाजी हो रही है, उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। क्योंकि दोस्तों सरकार की जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से उनके अकॉर्डिंग चलती हैं। सरकार को लगता है अगर ये सही है तो वो वही करती है। सरकार को लगता है महंगाई बढ़ाना है तो बढ़ा देती है। आज आप देख लीजिए जीएसटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो छोटे व्यापारी हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक बदलाव की जरूरत है और बदलाव तभी हो सकता है जब आप लोगों का साथ हो। राहुल ने कहा कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जनता हमारे साथ है। भले ही बीजेपी वोट ले आती है लेकिन जनता का प्यार नहीं मिल पाता उसे, और यही कारण दोस्तों जनता का प्यार अभी भी कांग्रेस के साथ बना हुआ है। लद्दाख तक में कांग्रेस की जीत हुई है, तो इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी इन पिन पौने तीन करके चुनाव तो जीत लेती है दोस्तों, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं जीत पाती। और यकीन मानिए 2024 में बीजेपी को अंत की शुरुआत हो जाएगी, जहां से बीजेपी अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर देगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी के कहने पर हो रहा है ये सब कुछ। आपको बता दें दरअसल ममता बनर्जी के शिक्षा घोटाले में बड़ी घोटाला है भर्ती में। ऐसे ममता बनर्जी के ऊपर हाईकोर्ट का दबाव बन रहा है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ पर सीबीआई ईडी चाहे जो भी दबाव बनाए डरने वाले नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के अंत की शुरुआत बंगाल से ही होगी। 2024 का चुनाव हम जीतेंगे। आपको बताते चले दोस्तों नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए अब विपक्ष एकजुट हो चुका है। हालांकि विपक्ष एकजुट हो ना हो, लेकिन कांग्रेस जरूर एकजुट हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें 2024 के लिए पूरी मुहिम बनाई जा रही है कि कैसे चुनाव जीता जाए। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी की नजर उन 370 सीटों पर होगी दोस्तों, 27 सीटों पर, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त यात्रा निकाल रहा है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को पता है कि सबसे ज्यादा मजबूत जो है कहीं ना कहीं उन एरियो से होंगे जो साउथ ईस्ट में आते हैं, यानी कि साउथ एरियो से राहुल गांधी को ज्यादा पावर मिलेगी। क्योंकि जब जब बीजेपी मुश्किल में आई है साउथ एरियो ने ही उनको संभाला है। आपको पता है केरल, असम और जो यहाँ पर तमिलनाडु और केरल, ये जगहें दोस्तों राहुल गांधी के लिए संजीवनी का काम करेंगी। दरअसल एक सर्वे के दौरान भी ये पता चला है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 63% यानी कि 63% लोग दोस्तों पसंद कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि जब 63% राहुल गांधी को समर्थन मिल गया तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने दोस्तों राहुल गांधी को एक पूरी तरीके से एक नया राहुल गांधी बनाकर पेश करा है। अब तक जो राहुल गांधी को पप्पू कह रहे थे वो खुद सबसे बड़े लप्पू और पप्पू हैं। आप समझिए वो खुद ही सबसे बड़े पप्पू हैं जो राहुल को पप्पू कहते हैं। क्योंकि दोस्तों इस देश का सबसे बड़ा पप्पू कौन है ये पूरी दुनिया देख रही है। रुपया आपसे संभलता नहीं है ना, आपसे देश की अर्थव्यवस्था संभलती नहीं है, तो फिर देश का असली पप्पू कौन है दोस्तों ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल को बदनाम करने के लिए जो बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, जो कोशिशें की गई दोस्तों, वो कोशिशें कहीं ना कहीं बीजेपी की नाकाम हुई है। और वो नाकाम कोशिशें दोस्तों साफ दिखाई देती हैं। अगर राहुल गांधी एक पढ़े लिखे इंसान है दोस्तों, शायद राहुल गांधी की समझ इनसे कहीं ज्यादा होगी। आप समझिए क्योंकि देश को चलाने का जो अनुभव है ना दोस्तों, वो एक ऐसा अनुभव है कि उसके लिए आपके पास कहीं ना कहीं वो चीज भी होना चाहिए जिस चीज को आप सोचते हो या जिस चीज के आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और देश की अर्थव्यवस्था आपको पता है सबसे ऊपर मनमोहन सिंह साहब लेकर गए थे। मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में जो यहाँ पर रुपए सबसे ऊपर गया था, छलांग मारी थी।
आज भी सब याद करते हैं क्योंकि मनमोहन सिंह साहब की राजनीति वाकई में थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को लोग बहुत पसंद किया करते थे, उनकी राजनीति को पसंद करते थे और उन्होंने जो देश के लिए किया है वो कभी भूल नहीं पाएंगे हम और आप। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अलका लांबा का स्मृति ईरानी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कभी महंगाई को लेकर चीखे मारा करती थी, लेकिन आज जो स्मृति ईरानी को तंज करते हुए कहा आज सिंड्रेला ईरानी डार्लिंग बन गई है। जी आज सिंड्रेला डार्लिंग बन गई है। इस तरीके की बात जो यहाँ पर कहती हुई नजर आई है अलका लांबा। अलका लांबा ने स्मृति ईरानी को 410 रुपए की गैस की टंकी वाला वीडियो बताया, उनकी बातें बताई कि दरअसल स्मृति ईरानी 400 रुपए गैस की टंकी पर चीखे मारा करती थी और यहां तक के दोस्तों वो चूड़ियां अपने साथ ही लेकर चला करती थी। और वो चूड़ियां भेजती किसको थी दोस्तों? कभी वो चूड़ियां भेज देती थी मनमोहन सिंह साहब के लिए, तो कभी भेज देती थी राहुल गांधी की मदर के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्मृति ईरानी है वो जब उनकी सरकार नहीं थी तो खूब बोलती थी, लेकिन आज जब 410 रुपए की गैस की टंकी दोस्तों 1100 से ऊपर चली गई है तब स्मृति ईरानी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इसे ही कहते हैं दोस्तों राजनीति, कि अपनी सरकार हो तो 10 गुना भी महंगाई बढ़ जाए तो चुप बैठे रहो, कुछ मत बोलो, लेकिन अगर विपक्ष की सरकार हो और वो सस्ता भी सामान दे रहा हो तो भी इनकी सरकार पर हमला बोलो कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब भाई देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है दोस्तों ये आपके और हमारे सामने है। सिलेंडर जो कभी 410 रुपए का था आज उसके 1100 रुपए दाम है ना। जो दालें दोस्तों कभी आप समझिए 50-50 60-60 रुपए किलो आया करती थी, आज उनका दाम कितना हो गया है? 150 रुपए किलो तो दालें ही हैं, 200-250 रुपए किलो। तो गरीब आदमी क्या ही खाएगा दोस्तों? अब उसको तो दाल खाने तक का हक नहीं रहा है। अब बस वो दिन दूर नहीं, बस जब गरीबों को रोटी खाने पर भी बैन लग जाएगा, अमीर लोग रोटी खाएंगे और गरीब लोग दोस्तों पानी से अपना काम चलाएंगे। और अगर नरेंद्र मोदी का राज रहा तो शायद वो दिन भी दूर नहीं जब गरीब ये दिन भी देख लेंगे, एक वक्त की रोटी शायद ही नसीब हो बेचारों को। क्योंकि आप समझिए आज देश में मजदूर, गरीब और किसान ये तीनों चारों लोग ही परेशान हैं, लेकिन इनको लेकर सरकार कुछ नहीं करती है। आप कहते हो कि फसलें बोइए हम अच्छे दाम देंगे, लेकिन जब फसल बिकने की बारी आती है तो किसान को उसका दाम तक नहीं मिलता। आपके अडानी और अंबानी स्टॉक कर कर रख लेते हैं सामान को और गरीबों को बेचते हैं अपने मनचाहे दामों में। इसी के कारण ये लोग बन जाते हैं दोस्तों उद्योगपति, बड़े बड़े करोड़पति। आप समझिए, और इन चीजों को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी ये सब कुछ जानती है और उसके बावजूद भी वो ये चीजें करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष की लड़ाई शशि थरूर और गहलोत के बीच में आई। आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस को अपना अध्यक्ष मिल जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्होंने अपना फॉर्म भी भर दिया। अब माना जा रहा है कि शशि थरूर और गहलोत इन दोनों के बीच में जंग होने वाली एक तरीके से अध्यक्ष पद की। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए दोस्तों तो अध्यक्ष पद के लिए अगर सच में कोई काबिल है दोस्तों तो वो है अशोक गहलोत और राहुल गांधी। हालांकि राहुल गांधी ये पद की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, शशि थरूर साहब भी बहुत मान्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मेरा सिक्स सेंस कहता है कि अशोक गहलोत हो सकता है कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए। क्योंकि गहलोत का दोस्तों एक समझदारी और अशोक गहलोत की एक जो कह सकते हैं समझ है राजनीति की, उनके जैसा राजनीतिकार मैंने आज तक नहीं देखा। न सिर्फ उन्होंने राजस्थान की सरकार गिरने से बचाई, बल्कि दोस्तों उन्होंने बीजेपी को करारा जवाब भी दिया। जो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि राजस्थान में सरकार गिरा देगी, उस बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। और अभी भी बीजेपी दोस्तों प्रयास करती रहती है कि चुनाव से पहले सरकार गिरा दी जाए, क्योंकि दोस्तों जब चुनाव से पहले सरकार गिरा दी जाती है तो लोगों का मूड बदल जाता है, लोग वोट इधर दे रहे होते हैं लेकिन दे उधर देते हैं। इसलिए बीजेपी ज्यादातर यही कोशिश करती है कि जहां जहां चुनाव आने वाले हैं उससे पहले हम सरकार गिराकर अपनी सरकार बना लें। फिलहाल तो यही है कि बीजेपी को अपनी चिंता करना चाहिए अब 2024 की। अब देखना होगा कि अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन होगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में घंटी